अच्छा जी, लेक्चर 2 में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कवर किए थे और ऑक्सीडेशन स्टेट कवर किए थे इसके इसके आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ में कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जनरली आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनमें कलर का कारण क्या होगा? से मान के चल लीजिए, मैं एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। तो लेट्स से वी हैव, मान लीजिए EU+3, ये टर्बियम +3। अच्छा, ये टर्बियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? शाबाश। गैलियम के नीचे वो हाफ फील्ड पे जा सकते हैं। ये टर्बियम +3 आ गया गैडोलिनियम से पहले। गैडोलिनियम +3 में हो जाता 4f7, तो ये हो जाता 4f6। कितना हो जाएगा? 4f6। ये आ जाएगा जी 4f6। ठीक है। अच्छा, जो 4f6 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आया, टर्बियम थोड़ी 4f6 का यूरोपियम का, ठीक है ना, यूरोपियम का 4f6 आ जाएगा। अच्छा, एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे? 7। कुछ इस तरीके से वी हैव दिस 6 एंड दिस 7। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी किसी के साथ जुड़े या किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए, मान लीजिए कोई ऑक्साइड बना लिया या हेलाइड बना लिया, सल्फाइड बना लिया, नाइट्राइड, कुछ भी बना लिया, सर उस टाइम पे होता ये है कि ये जो आपके एफ सब शेल हैं जो अभी डिजेनरेट दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी के लग रहे हैं। ठीक है ना, सब एक ही लाइन में प्रेजेंट है, सबका एनर्जी सेम होगा। लेकिन जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है, जब ये किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, लिगेंड इसको अप्रोच करता है, उस टाइम पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हमने एक्साइट कर दिए, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं इनका डिजेनरेसी मेंटेन नहीं रहता, ये 2 लेवल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 लेवल। ये जो 7 ऑर्बिटल है ये 2 लेवल बना लेते हैं। ठीक है। अब ये किस किस लेवल में टूटता है वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, ना ही बुक्स पे जनरली मेंशन किया होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उसके लिए सिंपली इतना टर्म लिख लेता हूँ कि जब ये टूटेगा तो एक बनाएगा लो एनर्जी सबशेल और एक बनाएगा हाई एनर्जी सबशेल। 2 सेट्स में टूटेगा और एक सेट बन जाएगा आपका लो एनर्जी और दूसरा बन जाएगा हाई एनर्जी। सेम 4f, ये सेम 4f टूटेगा और एक बनेगा आपके पास लो एनर्जी सेट और एक बनेगा हाई एनर्जी सेट। ठीक है, हाई एनर्जी सेट। ओके जी। अच्छा, जब ऐसा होगा तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पहली कंडीशन है जो कलर के लिए आपको देखने को मिलेगी। इसमें कंडीशन साथ साथ में लिख लेता हूँ। कंडीशंस, पहली कंडीशन जो कलर के लिए आपको देखने को मिलेगी, द फर्स्ट वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, शुड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक नंबर सेकेंड, देयर मस्ट बी द अप्रोच ऑफ लिगेंड, लिगेंड हमेशा जुड़ना चाहिए। अगर लिगेंड ना जुड़े तो आप ये देखेंगे कि कलर नहीं होता, चाहे उसमें अनपेयर्ड हो या ना हो। सो लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट, सो लिगेंड प्रेजेंस ज़रूरी है। तो लिगेंड प्रेजेंस, तो लिगेंड का मतलब कि वो जो इसके साथ जुड़ने वाला है, जो भी स्पीशीज़ के साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, तो लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन। अच्छा, इसके बाद होता क्या है सर, इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिख दिया, एक लिख के चल रहा हूँ मैं, जो लो एनर्जी में प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जो प्रेजेंट था ये EMR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से आने वाले EMR को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करेगा सर? जंप कर जाता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा, EMR को एब्जॉर्ब करेगा, ये ऊपर स्टेबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ओरिजिनल घर के अलावा कहीं रहना नहीं चाहता है। 10 की पावर -8 सेकंड में या 10 की पावर -15 सेकंड में वापस आ जाता है। डिपेंड करता है कि डायरेक्टली आ रहे हैं, बीच में कोई और स्टेट्स तो नहीं पकड़ रहा है, कोई ट्रिपलेट स्टेट तो नहीं पकड़ रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए इसका उदाहरण एक और मैं दे सकता हूँ। इसका एक अच्छा उदाहरण आता है फ्लोरिसेंस से। आप कहीं जम्मू जा रहे हो रात को, तो डिपर ऑन किया गाड़ी का, आगे से आप देखोगे बोर्ड चमकना स्टार्ट हो जाते हैं, ये जो सिग्नल जैसे होते हैं चमकना स्टार्ट है। डिपर ऑफ कर लिया, लाइट बंद होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे उन पर डिपर पड़ेगा उनका एक्साइटेशन एनर्जी बहुत कम होता है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनका एक्साइटेशन एनर्जी बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, एक्साइट करने के बाद तुरंत वापस आता है और एनर्जी इमिट करता है। आपको बैक रिफ्लेक्ट होती है लाइट, आपको लग रहा है कि वहीं से लाइट छोड़ रहा है, लेकिन जैसे डिपर ऑफ कर दोगे इसके रिलैक्स हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी इमिट करना बंद कर देते हैं। अच्छा, जब ये वापस आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, डी एनर्जाइज्ड होगा सर, उस टाइम पे क्या करेगा? उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। यहाँ पे क्या किया था? एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया था, और जब ये वापस आया, जब बैक ट्रांजिशन इसने किया तो EMR इमिट किया, और ये EMR जो इसने इमिट किया, अगर ये विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है, अगर तो ये विजिबल रीजन का है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? विबगयोर की फॉर्म में कलर। तो अगर ये विजिबल रीजन का हुआ तो आपको कैसे दिखेगा? कलर्ड दिखेगा। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा अगर किसी और रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमें आंखों से दिखेगा नहीं। 2 हो सकता है कि UV लाइट में कलर्ड
हो सकता है IR लाइट में कलर दिखा रहा हो लेकिन विजिबल में नहीं दिखाएगा, वो हमें आंखों से दिखेगा नहीं, ठीक है। दिस इज नॉन एज FF ट्रांजिशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड FF ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डिटेल आपको DD में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी सेम फिनोमिना है। दिस इज कॉल्ड FF ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी F सब शेल में एनर्जी गेन करे और एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी F सब शेल में जाए, बिल्कुल सेम सब शेल का, लेकिन सब शेल सेम होना चाहिए। उस टाइम पे वापस आने पे एनर्जी इमिट करेगा EMR की फॉर्म में, जो आपको कलर की फॉर्म में दिख जाएगा विजिबल रीजन में अगर फॉल किया। सो इस कारण आपका जो कॉम्प्लेक्सेस हैं F ब्लॉक के, वो कलर शो करते हैं। दैट इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। ये मोटा पॉइंट है इसमें, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ठीक है। इसका मतलब ये अनुमान लगाना बहुत ईजी है कि कौन कलर दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। हाँ, इतनी सी चीज़ ध्यान में रखना। और नीट में ये चीज़ नहीं कि आप इनके कलर रटो, कलर रटने वाली बात NCERT ने लिखी नहीं, तो आपको कलर याद नहीं रखना है कि किसका कैसा था, कि सिर्फ इतना कि कौन सा कलर था और कौन सा कलर नहीं था। सर एक बात तो बिल्कुल अपेरेंट है कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो कलर दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो कौन से वाले हैं जो कलरलेस होंगे? कलरलेस। कलरलेस में मैं 3 केसेस लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 2 बहुत जेन्युइन से केस, एक तीसरा और लिख दूंगा। पहला केस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 4f0 के बराबर, सही। सर 4f0 हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे कलर दिखाएगा नहीं, FF ट्रांजिशन होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस आपके पास बनता है 4f14 का। 4f14 फुली फिल्ड, जब फुली फिल्ड है तो वहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी कलरलेस हो जाता है, ठीक है। एक तीसरा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अभी तक सवाल नहीं बना, दैट इज 4f7। 4f7 हाफ फिल्ड हो जाए, जब हाफ फिल्ड हो जाए वो भी कलर नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करता। ऐसा होना चाहिए कि कलर दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाता। जैसे मैंगनीज होता है, मैंगनीज +2 में कलरलेस होता है, या कुछ जगहों पे लिखता है बहुत फैंटली कलर्ड होता है, इतना फीका कि लाइक कलरलेस है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। वो सिलेक्शन रूल में D ब्लॉक में भी डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या सिलेक्शन रूल्स थे उनके। लेपोर्टले सिलेक्शन रूल आपका होता है और स्पिन सिलेक्शन रूल, 2 मेन रूल होते हैं। अच्छा, 4f0 वाला केस मैं एग्जाम्पल लिख के चलता हूँ, दैट इज लेंथेनम +3, जो है नहीं इसका, वो भी से इसका नहीं है, ठीक है। जो लेंथेनम +3 वो D ब्लॉक का है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज उसी मैच करती हैं, साथ साथ में लिख दिया हमने। अच्छा, 4f14 में एक अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, ये टर्बियम +2 का, ये टर्बियम +2 इज 4f14 एंड ल्यूटिशियम +3 इज 4f14। ये 2 एग्जांपल, ये 2 और यही जो मैं कलर वाले एग्जांपल, कलरलेस वाले एग्जांपल लिख रहा हूँ, यही डायमैग्नेटिक में भी आएंगे, सेम डायमैग्नेटिक में भी होंगे। फुली फिल्ड डायमैग्नेटिक, फुली फिल्ड डायमैग्नेटिक, ये वाला नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भी डायमैग्नेटिक थे, इस वाले को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के बाकी डायमैग्नेटिक वाले केस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 4f7 में मैं लिख लूँ, 4f7 में मैं 2 केसेस लिख लेता हूँ, बहुत जेन्युइन से केस। एक तो आ गया GD+3, GD+3 4f7, और एक इससे ऊपर वाला, एक इससे ऊपर वाला ये यूरोपियम वाला, लेकिन +2 में, किसमें? +2 में। तो मैं लिख लूँगा EU+2। +3 में कलर दिखाता है, +3 में अच्छा खासा कलर दिखाता है, +2 में कलरलेस होता है, +2 में कलरलेस। तो ये वाले हैं जो कलरलेस होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बचे ऑब्वियसली सर वो कलर दिखा सकते हैं, इसके अलावा जो बचे वो क्या करेंगे? कलर दिखाएंगे। इसमें एक केस आपका बनता है एक्सेप्शनल, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। से मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लूँ, लेट्स से मैं सीरियम की बात कर लूँ, जरा बताइए सीरियम के कितने कॉन्फ़िगरेशंस? 2। सीरियम 2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ठीक है। एक शो करता है सीरियम +3 और एक सीरियम +4, सही है। अच्छा, मुझे बताओ सीरियम +4 जब कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सो दिस इज सिंपली 4f0 ज़ीनॉन के बराबर, एंड दिस सीरियम +3 इज 4f1। अब सर होना तो ऐसा चाहिए था कि सीरियम +3 जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कलर्ड होना चाहिए था, और सीरियम +4 जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा केस होता है। ये वाला आपका कलर्ड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कलर्ड होता है और ये कलरलेस होता है। ये वाला कलर्ड और ये वाला, हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि ये कलर्ड होना चाहिए था और ये कलरलेस होना चाहिए था। अच्छा, इसका कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर दिस सीरियम +3 विच इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 4f1, ये एक्चुअली में IR रीजन में एब्जॉर्ब करता है, IR रीजन में। किस रीजन में? IR रीजन में। अब ये विजिबल में छोड़ ही नहीं रहा है आपको आंखों से दिखेगा नहीं। इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा या जो इमिशन स्पेक्ट्रा आएगा वो आएगा IR रीजन में। किस रीजन में? IR रीजन। आंखों से दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ विजिबल दिखता है, ठीक है ना, आंखों से IR दिखेगा नहीं, इसलिए कलरलेस है। ऐसा नहीं कि फिनोमिना नहीं हो रहा है, इसमें FF ट्रांजिशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो IR रीजन में है। किस रीजन में? IR रीजन में है। तो जनरली आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लास्ट टाइम भी देखा, लेमन सीरीज, बाल्मर, पस्चन, ब्रैकेट, पफंड, उसमें से सिर्फ आपका जो बाल्मर था वही विजिबल रीजन का था, बाकी ऊपर वाले सारे IR के थे, और जो पहला वाला आपका लेमन था वह UV का था।
तो आपको सिर्फ बालमर ही दिख सकता है, बाकी तो दिख ही नहीं सकते क्योंकि वो उस रीजन में फॉल ही नहीं करते हैं। सिमिलरली ये जो आपका CE+3 है जो होना तो कलर चाहिए था लेकिन है कैसा क्यों? क्योंकि किस रीजन में शो कर रहा है? IR में, ठीक है। तो IR वाला आपको दिखता नहीं है अच्छा चलिए ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये वाला इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो अब कलर्ड होना नहीं चाहिए था। चलिए मान लीजिए उसका जस्टिफिकेशन तो समझ में आ गया कि IR में एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसमें तो कलर होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर ये क्या हिसाब होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलता है। दिस सीरियम+4, लेट्स से वी हैव CeO2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 टाइम ऑक्सीजन है, बना लिया। और जनरली आपके जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो +2 या +4 दिखाते हैं, अनयूजुअल जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही दिखाते हैं। किस फॉर्म में? ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही जनरली दिखाते हैं। तो मैंने लिख दिया CO2। अच्छा ये जो ऑक्सीजन साथ में सीरियम के जुड़ा हुआ है, जब कभी भी मैं कंडीशन लिख लेता हूँ साथ में ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लास्ट टाइम भी था ये KMnO4 में, मैं इस बार वापस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। KMnO4 का केस, उसमें 2 चीज़ें एक्सेप्शनल आती हैं। एक उसका हाइब्रिडाइजेशन जो SD3 होता है, जो जनरली बच्चे को सुनने को नहीं मिलता। SP3 तो सुना होता है, SD3 कभी नहीं सुना होता बच्चे ने, या D3S, उसका कॉन्फ़िगरेशन D3S होता है जो बहुत अनयूजुअल सा है, दिखने में लगता है कि सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कहीं बुक पे देखने को मिलता ही नहीं है जनरली, D3S। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात उसका कलर कलर इसलिए क्योंकि जब आप KMnO4 देखोगे, KMnO4 में मैंगनीज +7 में होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कलर्ड होता है और बहुत इंटेंस कलर्ड होता है। तो उसका कारण ये है जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज ड्यू टू LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक नीट ने टच नहीं किया इसको, नीट ने अभी तक टच नहीं किया। लास्ट टाइम सिर्फ CBSE में आया था, लास्ट टाइम CBSE के पेपर में आया था एक बार सिर्फ, ठीक है। LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब देखना होगा क्या। अच्छा इसके लिए कंडीशन ये है कि मेटल शुड बी प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना हाई कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे। इसके लिए एक कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल इतने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो कि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ना। अच्छा फिर क्या होगा सर, मान लीजिए सीरियम O2 मैंने लिख रखा, ये जो सीरियम O2 है, जब ऐसा केस आपको देखने को मिले कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का बहुत हाई हो जाए, उस टाइम पे ये हो जाता है कि इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका एनर्जी बढ़ जाता है और जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स का एनर्जी लेवल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इनको मैं LGOs लिख लेता हूँ, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। दीज आर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है। या ऐसा मान के चल लीजिए लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स, लिगेंड्स के। अच्छा यहाँ पे लिगेंड क्या था? ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, ठीक है। और ये किसके ऑर्बिटल आ जाएंगे यहाँ पे? मेटल ऑर्बिटल्स जाएंगे, मेटल ऑर्बिट जो क्या है सर, जो अभी खाली है, सिर्फ खाली है, ठीक है ना। मेटल ऑर्बिटल ये है आपका खाली, ठीक है जी। अच्छा ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में क्या देखने को मिलता है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस है, ठीक है ना। फिर क्या होगा ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, इन लिगेंड के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। ये क्या करता है? ये लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है EMR को। किसको एब्जॉर्ब करेगा? EMR। और फिर लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। पूरी टर्म देखना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड के ऑर्बिटल से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल में चला, लेकिन है वो लिगेंड का, तो क्या करेगा सर, जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ी देर बाद वापस आएगा, क्योंकि जहाँ का है वहीं आना चाहेगा। और जैसे ही वापस आएगा उस टाइम पे क्या करेगा? ये इमिट करेगा। जैसे ही इमिट करेगा EMR को, और वो EMR अगर किस रीजन में हुआ? विजिबल में, और अभी विजिबल में होगा, इसलिए तो कलर दिखा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स था वो कलर दिखा देगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज LMCT, या सिंपली इसको चार्ज ट्रांसफर भी लिखते हैं, सिंपली चार्ज ट्रांसफर भी लिखते हैं। लेकिन दो चार्ज ट्रांसफर बहुत सारे टाइप का होता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली मेंशन करके लिख लिया कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से कलर दिखा देगा। क्या दिखा देगा? कलर दिखा देगा, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे नोट करके लिखता हूँ, ये अभी तक नहीं आया और NCERT पे इसको बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि बनाएगा, स्टेटमेंट में बनाएगा, कभी भी बना सकता है। जो स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा F ब्लॉक एलिमेंट्स का, इनका स्पेक्ट्रा बहुत शार्प होता है, सर। इसका मतलब ये कि जब इनके पीक्स आप देखेंगे, ये जो EMR इसने इमिट किया ना, ये जो FF ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पे जो आपको इमिट देखने को मिल गया, और जब इनके स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका स्पेक्ट्रा काफ़ी शार्प आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल इस तरीके से,
इस तरीके से शार्प स्पेक्ट्रा, लाइक ब्रॉड नहीं है, ऐसे होता तो ऐसे लंबा सा बना दूं मैं, ब्रॉडली बना दूं, इसको हम पढ़ते हैं शार्प स्पेक्ट्रा। शार्प स्पेक्ट्रा, शार्प स्पेक्ट्रा, बहुत पीक्स, पतली पतली लाइंस मिलेंगी आपको, सब ब्रॉड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा, इसको शार्प स्पेक्ट्रा, इसको पढ़ दीजिए हम शार्प स्पेक्ट्रा, शार्प स्पेक्ट्रा। वेयर एज अगर इसके ऊपर डी ब्लॉक की बात कर लो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है, काफ़ी ब्रॉड इसमें शार्प स्पेक्ट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक नहीं पूछा। तो इनका जो स्पेक्ट्रा होगा, इनका जो भी स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा उसमें लाइंस कैसी मिलती हैं, बहुत शार्प लाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप इजिली पहचान सकते हैं कि कौन सा कलर्ड होगा और कौन सा कलरलेस होगा। मान लीजिए मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, मुझे देख के बताइएगा इनमें से कौन सा कलर्ड और कौन सा कलरलेस, ठीक है। लेट्स से वी हैव यटर्बियम +3, लेट्स से वी हैव GD +3, DY +4, से PR +3, samarium +2, और लेट्स से वी हैव ल्यूटिशियम +3, ठीक है। अच्छा इनमें से कौन सा है जो कलर्ड होगा, पहला वाला बिल्कुल कलर्ड है, क्योंकि एटेरियम +2 में ये 4f14 होता है, +3 में तो कितना हो जाएगा 4f13, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया एक, ठीक है ना, एक भी बहुत है, ठीक है। सो ये कलर्ड होगा, इसको मैं कलर लिख, GD +3 4f7, दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, ये ध्यान में रखना, दिस इज कलरलेस, GD +3 4f7 4f दो। अब मजे वाली बात ये है, ध्यान से सुनना सर, मजे वाली बात ये कि जो कंडीशन यहाँ पे आपने लिखी थी वो ये थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे तो 7-7 है, एक नहीं है 7-7 हैं, और ये मैक्सिमम कंडीशन यही बन सकती है कि 7 ही हो सकते हैं एफ में, और फिर भी ये कलर नहीं दिखा रहा है। कंडीशन ये हमेशा कंडीशन है, जहां भी पढ़ोगे कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे 7-7 प्रेजेंट थे और फिर भी हमने कहा कि इसकी ये कलरलेस होगा। ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। देखिए इसका कारण क्या है मैं साथ में बता देता हूँ सर। जब ये एफ ब्लॉक आप देखोगे, एफ सब शेल में सबके सब भरे होंगे। अच्छा एक सिलेक्शन रूल बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में, सो दैट समझ में आए। अच्छा जब आपने इस डिजेनरेसी को स्प्लिट किया लिगेंड की प्रेजेंस में इसके कितने हिस्से बन गए, 2 हिस्से, टोटल ऑर्बिटल कितने 7, और 7 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 7 ऑर्बिटल्स में क्या है एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ओके। उसके बाद आप ये करेंगे कि जब ट्रांजिशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ट्रांजिशन करवाएंगे सर पहले सिंगल था, और उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, जैसे नीचे से ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, पेयर। अच्छा इस वाले में एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करूं तो ऊपर एक डब्बा खाली होगा, है नहीं है। अच्छा जब नीचे से ट्रांजिशन होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर करे, इसके पास एक पोजीशन अवेलेबल थी कि इस खाली वाले डब्बे में जाके बैठ जाए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये जो 4f7 वाला केस आप देखोगे, इस 4f7 वाले केस में क्या होगा कि पहले सबके सब अनपेयर्ड थे और फिर एकदम से आपको पेयर करना पड़ेगा, और जैसे आपने पेयर किया तो स्पिन बदल गया। जरा मुझे बताइए ऑर्बिटल में पहले स्पिन कितना चल रहा था, +12 जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर किया स्पिन 0 हो गया। स्पिन कितना हो गया, और सिलेक्शन रूल ये कहता है कि स्पिन शुड नॉट चेंज। अगर आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बदला, ऐसा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता, ऐसा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता। अब ठीक है, अब कोई ऐसा सोचे, दिमाग लगाना, कोई ऐसा सोचे कि सर अगर मैं 4f13 कंसिडर करूं तो मुझे बताइए 4f13 में भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, क्योंकि वहां पे तो जगह नहीं बची क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है। मान लीजिए आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले में एक ही पॉसिबिलिटी कि पेयर होना ही होना है, पेयर होना ही होना है। लेकिन सर उसमें क्राइटेरिया टूटेगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो नीचे भी पेयर था, वो पहले से डबल था नीचे। टोटल 13 है, टोटल 13 है, देखो 2 4 6 8 10 12 1 13। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे इधर से इधर एक्साइट क्यों ना करे, ये पहले भी पेयर था, स्पिन इसका पहले भी टोटल 0 था, और यहां पे भी जाके 0 हो जाएगा। ये मेंटेन रहा, ये टूटा नहीं, सिलेक्शन रूल मेंटेन रहा, वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि नीचे भी टोटल स्पिन 0 था और ऊपर जंप करने में भी टोटल स्पिन 0 आ जाएगा, तो वायलेट नहीं हुआ, ये मेंटेन रहा। सो आपका स्पिन बदलना नहीं चाहिए, कुल मिला के स्पिन मल्टीप्लिसिटी बदलना नहीं चाहिए, यहां पे वो चीज फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों कलरलेस होता है, ड्यू टू स्पिन सिलेक्शन रूल, ड्यू टू स्पिन सिलेक्शन रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं डी में भी बता दूंगा बहुत अच्छे से ये आ गया इनका कौन सा प्रॉपर्टी, कलर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हल्का सा प्रॉपर्टी एक और बता देता हूं मैं साथ में। नंबर 4 इज लेट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सर अगर आपके पास लेंथेनम कोई भी लेंथेनॉइड हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपका लेंथेनम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, सो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑब्वियसली। सो ग्राउंड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा Ln+1, ये बना देगा। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इसको मैं क्या बोल दूंगा? पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मान लीजिए आपने एक और हटाना है, Ln+2 में लेके आना है, फिर जो एनर्जी लगेगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, फिर से आप इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहे हैं और फिर किस में लाना चाह रहे हैं इसको? Ln, यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर जो एनर्जी लगेगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। एंड दीज अमाउंट ऑफ एनर्जीज विच आर रिक्वायर्ड वन आफ्टर अदर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक के बाद एक, these are known as successive ionization energies. These are known as successive ionization energies. Successive ionization energies. एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी लगता है, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं होता कि सर आपको इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही रिमूव करना पड़ता है, एक साथ सारे रिमूव नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अपना अपना होता है, हर एक के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अपना अपना, क्योंकि जेड इफेक्टिव चेंज कर जाता है। अब एक और आप बात आप ये नोट करेंगे कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन हटाया, इस पर +1 आया, फिर +2 आया, फिर +3 आया, सर कुल मिला के इनका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ में चलूँ तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर प्रोटॉन जितने थे उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं। सर अगर इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं और प्रोटॉन्स की ताकत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फर्मली पुल करेगा, बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, और बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचने पे साइज श्रिंक कर जाएगा। साइज क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, साइज घट जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब ये कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगा, दूसरे के लिए उससे ज़्यादा लगा, तीसरे के लिए उससे भी ज़्यादा लगा, ठीक है। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। सर इसका मतलब अगर इन तीनों का मैं जनरल ऑर्डर लिखूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट। अच्छा, इसमें कुछ अनयूजुअलिटी आती है, देखना ध्यान से कहाँ कहाँ पे आती है। ट्रेंड नहीं बदलता, ट्रेंड सेम है, इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये नहीं बदलता। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए आपका 2600 किलो जूल पर मोल लगना चाहिए था, लेकिन लगता सिर्फ 1800 किलो जूल पर मोल है। सो कभी कभी इनमें अनयूजुअलिटी बनती है। अच्छा, ऐसा क्यों बनता है? इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है GD। मान लीजिए मैंने लिख लिया गैडोलिनियम, ठीक है, ध्यान देना, नीट 2000 पॉसिबली 22 में भी था, ये PYQ है। अच्छा, मान लीजिए मैं GD में यही फिनोमिना करना चाहूँ, ज़रा मुझे बताइए मैंने GD का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सर GD इज 4f7 5d1 एंड 6s2। इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने पहला इलेक्ट्रॉन हटा दिया बताइए, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या लगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यह आ गया GD+1 में, सही है। एक और हटा दिया, कितना लगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 2, किस में आ गया? GD+2 में। एक और हटा दिया आयोनाइजेशन एनर्जी किस में आ गया? GD+3 में, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये जो GD+1 +2 और +3 है, या +2 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बचेगा इसका? सर 2 हट गए होंगे, तो ये बच गया होगा आपका कुल मिला के 4f7 एंड 5d1, सही है ना। यहाँ पे S में से ही इकट्ठा होगा, इसमें दिक्कत नहीं। लास्ट वाला बता दो मुझे, ये कितना बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? 4f7, सब हटाने के बाद बचेगा सिर्फ 4f। अच्छा, 4f7 का मतलब हाफ फील्ड कुछ इस तरीके से 4f7। सो मैं इलेक्ट्रॉन लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये आपको मिलेगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। अब ध्यान देना, बहुत मज़े वाली बात, ठीक है। सर जब गैडोलिनियम से हमने इलेक्ट्रॉन हटाना स्टार्ट किया पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, आयोनाइजेशन देना पड़ा, दूसरा हटाया फिर देना पड़ा, तीसरा हटाया फिर देना पड़ा। अच्छा, मान के चल लीजिए आपको ये पता है कि हर आयोनाइजेशन एनर्जी पे एनर्जी बढ़ता जा रहा है। पहला हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, मान लीजिए पहला लगा 600 किलो जूल, कितना लग गया? सर दूसरा लगेगा करीब करीब 1200-1300 किलो जूल। अच्छा, तीसरा लगना चाहिए था कितना आपका? सर मान लीजिए 2000 किलो जूल, या इससे भी ज़्यादा रख लीजिए, आप इससे ज़्यादा रख लीजिए, 2500 किलो जूल रख लीजिए। कितना? 2500 किलो जूल हाइपोथेटिकली। लेकिन आप ये देखोगे कि जो 2500 किलो जूल लगना चाहिए था सर, लगा सिर्फ 1800, लगा सिर्फ कितना? 18। इतना कम लग गया, हालांकि लगना कितना चाहिए था? बहुत ज़्यादा, लेकिन आ क्या रहा है? कम। सर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ लेन देन की बात है, ध्यान से सुनना कैसे होगा। अच्छा, ये जो आपका एनर्जी लगने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ये मान लीजिए हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ मैं, ये लगने वाला था आपका लेट्स से 2600 किलो जूल, 2600 इतना लगना था, लेकिन सर एक्चुअली में लगा इतना सिर्फ। सो मैं एक्चुअल में लिख लेता हूँ कि लगा सिर्फ 1800 किलो जूल, 1800
देखिए ऐसा क्यों, जब GD +2 से +3 में गया, इसको 2600 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, मैं रिजेंबल करके बता रहा, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको 2600 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 2600 रुपये इसने खर्च किए, उसके बाद आपका जब GD +3 में आया, किस में आ गया, GD +3 में आया, तो ऐसा मान के चलो इसको कैशबैक मिल गया, इसको कैशबैक मिल गया, कितना कैशबैक मिला, जरा 2600 में से 18 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 800 कैशबैक मिल गया, 800 क्या मिल गया, कैशबैक। फिर इसने जब टोटल हिसाब लगाया, तो फिर टोटल हिसाब लगाने के बाद इसको समझ में आया कि मेरा खर्चा सिर्फ 1800 हुआ था, कितना हुआ था, अच्छा कैशबैक कहाँ से मिला इसको, ये कैशबैक मिला इसको यहाँ से। सर जैसे ही गैडोलिनियम ने तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके सबशेल बचे सिर्फ हाफ फिल्ड, कैसे बचे, और हाफ फिल्ड वालों का एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ फिल्ड वालों का एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत, सो इनका एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजीशन स्विच कर सकता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, एक्सचेंज एंथैल्पी हाई, और जो एनर्जी रिलीज होगा, मान लीजिए वो 800 किलो जो रिलीज हुआ, लगा कितना था, 2600, 800 इसने रिलीज कर दिया लास्ट में, वही कैशबैक दिया इसने, जो 800 रिलीज किया वो कॉम्पेंसेट हो गया, सो ओवरऑल प्लस माइनस करने पे सिर्फ कितना लगा, 1800। सो इसका मतलब गैडोलिनियम +3 में जो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगा इज लो देन एक्सपेक्टेड, इज लो देन, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम लगेगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम, ये हमेशा ज्यादा है, आयोनाइजेशन थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीचे नहीं आ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा, हाँ ये है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे थोड़ा कम आएगा, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद शायद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा था, कभी भी ऐसा हो तो अनुमान लगा लीजिए कि उसके बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। अच्छा ये नीट ने सवाल बनाया था एक, अब इसी सवाल को मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ देखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को सिर्फ यही पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसी में कितने अनुमान बच्चे खुद से लगा सकते हैं, कितना चीज़ों को खुद से घुमा सकता है, ध्यान में रखना। मान लीजिए मैं क्या कर लूँ, मैं लिख लूँ यूरोपियम EU+2, EU+2 इज 4f7, होता नहीं होता है सर, इसका मतलब ये कि यूरोपियम में पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, एनर्जी लग गया, जब दूसरा हटाया जो लगना था उससे कम लगा, क्योंकि इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी थॉट इसको बहुत ज्यादा होगा, इसका बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि हाफ स्टेबल वालों से हटाना चाह रहे हैं आप, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड बहुत ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड एक्सपेक्टेड से ज्यादा, ऊपर वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम, क्यों, क्योंकि लूज करने के बाद ये हाफ फील्ड में जा रहा था, लेकिन अगर कहीं हाफ फील्ड से हटाना चाह रहे हो फिर बहुत है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूं आपको कि मैंने गैडोलिनियम से एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है, सर इतना एनर्जी लगेगा कि एक लार्ज जंप देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2600 लग रहा था, वैसा मान के चलो यहाँ 12000 लगेगा, इतना लार्ज जंप, इतना लार्ज जंप इसलिए क्योंकि ये क्या था, स्टेबल वालों से इलेक्ट्रॉन हटना नहीं चाहता, ठीक है, तो ये जो होगा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या होगा, लो, किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो भी वैल्यू हो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, लेकिन इसका आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्या होगा, हाई देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो वैल्यू लगना चाहिए था उससे ज्यादा, क्यों, क्योंकि अब हम कहां से हटाने वाले हैं, अब हम हटाने वाले हैं इसको हाफ फील्ड से, जो कि बहुत स्टेबल होगा। ये मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूं, लेट से मैं लिख लिया ल्यूटिशियम +3, बताओ ल्यूटिशियम +3 इज 4f14, ये तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसमें एक्सचेंज इससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर ल्यूटिशियम पे ये कहानी में बिठाऊं तो आप ये देखोगे फर्स्ट लगा, सेकंड लगा, थर्ड लगा, लेकिन जो थर्ड लगा वो एक्सपेक्टेड से बहुत कम लगा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो कैशबैक मिलेगा, इतना ध्यान में रखना कि कैशबैक खर्चा तो करेगा लेकिन कैशबैक मिलेगा, कैशबैक याद रख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो 4f14 इसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्या होगा, लो देन एक्सपेक्टेड, लो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, लो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी पे भी लॉजिकली अभी बिठा सकते हो, लेकिन ये पूरी कहानी कहाँ पे घूम रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो बता सकते हैं कौन हाफ फील्ड था कौन फुली फील्ड था, वरना तो लटकते रहेंगे, पता ही नहीं था कौन हाफ था कौन फुल था, तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आ गया इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड देयर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा इसी में एक और बात लिख लेता हूँ मैं, ये ध्यान में रखना, मुझे बताइए सीरियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट था, वन इज सीरियम +3 अनदर वन इज सीरियम +4, ऐसा ही था, ठीक है ना। अच्छा सीरियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन 4f1, जीनॉन 4f1 है ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन के बराबर, क्योंकि 4f0 हो जाएगा, और जीनॉन आपके पास नोबेल गैस, सो कुल मिला के अटेन करेगा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन,
सही है ना। अच्छा इस हिसाब से स्टेबल कौन होना चाहिए ज़्यादा, नोबल गैस वाला ऑब्वियस है। तो सीरियम +4 में ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू सीरियम +3 एज कम्पेयर टू सीरियम +3। बट सर सीरियम +3 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीरियम +4। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ मोर स्टेबल। इनऑर्गेनिक में ये चीज़ें, इनऑर्गेनिक में ये चीज़ें, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनऑर्गेनिक में हमेशा आपको देखने को मिलेगा इरेगुलरिटी है, ठीक है ना, जिसको आप एक्सेप्शन बढ़ते हैं, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। अब देखिए इसका कारण क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आपने 3 इलेक्ट्रॉन तो हटा दिए 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, अब कितना हटाना चाह रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटने वाला है आपका, 4f1 से। अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहें, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। अच्छा जैसे आप एक और इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैशबैक मिलेगा, इसमें कोई मसला नहीं, कैशबैक मिलेगा। लेकिन मजे वाली बात यह है कि ये जो 4f1 वाला इलेक्ट्रॉन ये इतना डीपली बरीड है कि इसको हटाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा, जो इसके एक्सचेंज एंथैल्पी से कैशबैक से कॉम्पेंसेट नहीं हो पाएगा। सब मान लीजिए 26,000 खर्च करना पड़ रहा है और 10 रुपये कैशबैक मिल रहा है, तो वो बोलेगा 10 रुपये में क्या ही करूँगा 26,000 खर्च करने के बाद, तो ये करना नहीं चाहेगा। हाँ लेकिन ये चीज़ बनती है सीरियम +4 दिखाता है, दो ये थोड़ा लेस स्टेबल लेकिन दिखाता है, और दिखाता कहाँ पे, सोल्यूशन में। मैंने लिखा था कि जब अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो आपको सोल्यूशन या सॉलिड फेज में देखने को मिलते हैं। तो ये जो सीरियम +4 है ये बनता आपका CeO2 के केस में, दैट इज इन सोल्यूशन। कहाँ पे बनेगा, सोल्यूशन। पानी में बन जाता है सर, पानी में इसलिए बनता है क्योंकि पानी में हाइड्रेशन एंथैल्पी है, पानी में इसलिए बनता क्योंकि पानी से भी ऊर्जा मिलती है इसको जिसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं। जब पानी में ये बन जाए ना तो होता क्या है, सीरियम +4 में चला गया सर, +4 में चला गया, साइज बहुत ज़्यादा घट गया। ये क्या करता है, वाटर के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, या वाटर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं खुद को संतुष्ट करता है। कैसा, मान लीजिए पैसा इसका है नहीं, लेकिन पैसे पे सोया हुआ है, साइड से पूरा पैसा भर के रखा, इसका नहीं है उसमें कुछ भी, इसका कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए है कि हाँ मैं पैसे पे सोया हूँ, मैं भर के पैसा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तुरंत किस में आ जाता है, +3 में, क्योंकि +3 ज़्यादा स्टेबल होगा। और जब सीरियम +4 से +3 में आएगा, मुझे बताइए क्या करेगा, कैसे +3 में आएगा, चार्ज घटा रहा है अपना, ऑक्सीडेशन स्टेट घटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब रिडक्शन करा, और रिडक्शन करा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ की बेसिस पे इन पूरे लेंथेनॉइड्स में, मैं इलेक्ट्रॉन बता भी दूंगा, एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको देखने को मिलता है, वो है ये सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगर इसका E0 वैल्यू मैं लिख दूँ, वो होता है 1.74 वोल्ट, 1.74, बाकी सबका माइनस में होता है, इसके अलावा सबका माइनस में, सिर्फ इसका प्लस में देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और +3 में आना चाहता है, किसमें, तो क्यों ये ज़्यादा स्टेबल था और ये कम स्टेबल था, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 4 इज़ वेरी हाई, कॉम्पेंसेट नहीं हो पाएगा, बहुत हाई है, कॉम्पेंसेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका एक और कारण भी है, वो मैं लेटर ऑन भी आपको बता दूंगा जब मैं इसमें इम्प्रॉपर शील्डिंग या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं बता दूंगा, लेकिन मेजर रीजन यही इसका देखने को मिल जाता है आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसमें, और इसका मेजर रोल तो इसका जो मेजर रोल है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके यूजेस हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब कि एक अननोन सबस्टांस का वॉल्यूम आपको पता करना है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे या इक्विवेलेंट पॉइंट पे, उस टाइम पे ये हेल्प करता है। ये टाइट्रेशन टेक्निक्स है, बस इतना पॉइंट याद रख लेना कि कहाँ पे हेल्प करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हेल्प करता है सीरियम आपका, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, धीमे धीमे स्लोली ऑक्सीडाइज कर सकता है पानी को, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, सीरियम +3 इज मोर स्टेबल देन सीरियम +4, ठीक।